हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 7th क्लास का ज्योग्राफी का 7th चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार यह किस प्रकार से इनका वितरण हुआ है, कहाँ पे यानी कि सघन जो बसावट है वहाँ पे किस प्रकार का हुआ है, जो पहाड़ी जनसंख्या जहाँ की आबादी है वहाँ पे किस तरह से इनका वितरण हुआ है, सबको हम जानेंगे। वहाँ पर परिवहन का क्या माध्यम है, क्या साधन है, संचार की वहाँ पे क्या व्यवस्था है, इन सबको हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बस्तियाँ क्या हैं। ठीक है, वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बस्तियों को आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं। ठीक है, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे हम बसाव स्थान कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बसाव स्थान कहते हैं, यहाँ की वहाँ आबादी रहती है। अब आदर्श बसाव स्थान के लिए जो चयन होता है उसके लिए प्राकृतिक दशाएं होती हैं कुछ। ठीक है, वो निम्न है। अब अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता और उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी, ये सभी क्या करते हैं, ये एक आदर्श दशा है ये बस्तियों के बसावट के लिए। सबसे पहले कि अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, हमारे रहने के लायक वहाँ पर क्या होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, जलवायु अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, अब जल की उपलब्धता, वहाँ पानी भी उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है या जो अलवणीय जल है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं कि उपयुक्त भूमि, यानी कि रहने के लिए, बसने के लिए भूमि की आवश्यकता है, वह उपयुक्त होनी चाहिए। उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, लास्ट है उपजाऊ मिट्टी, यानी कि वहाँ की मिट्टी क्या होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, वहाँ पर फसल उगा सके अपने लिए, खाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि बस्तियाँ अस्थाई या अस्थाई हो सकती हैं। ये बात सही है कि बस्ती जो होती है वह अस्थाई और अस्थाई होती है, यानी कि परमानेंट हो सकती है और ये अस्थाई हो सकती है, यानी कि टेम्पररी भी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अस्थाई बस्तियां कहते हैं। अब घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं, यानी कि वो जब जैसा मौसम होता है वो वहाँ से क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे जगह रहने के लिए। अब हम क्या देखते हैं कि वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, ये ऋतु के अनुसार अपनी बस्तियों को बदल लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि अस्थाई बस्तियां क्या होती हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थाई बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं, वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहाँ रहते भी हैं। अब ऋतु प्रवास क्या होता है, ऋतु प्रवास को देखते हैं कि ऋतु प्रवास हम किसे कहते हैं, एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। अब लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस मौसम में आप कहीं और हैं तो अगले मौसम में आप कहीं और होंगे। ठीक है, तो यह क्या होता है, एक ऋतु प्रवास होता है कि मतलब ऋतु के अनुसार आपने प्रवासन किया, आपने रहने के लिए स्थान का चुनाव किया। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, नए चारागाह की खोज में दूसरे दूसरे जगह पर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण सामने आए हैं हमारे। ठीक है, अब ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां होती हैं और शहरी बस्तियां होती हैं, इनको हम देखते हैं। ये क्या होती हैं कि गांव ग्रामीण बस्तियां होती हैं, जो गांव होती हैं वो क्या गांव होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रामीण बस्ती होती हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं गांवों में। ठीक है, ग्रामीण बस्ती सघन या संकीर्ण हो सकते हैं, यानी गांव की जो बसावट होगी वह घनी हो सकती है, या ये एक तरफ से ये बोल सकते हैं कि बसावट घनी हो सकती है या विरल हो सकती है। अब हम क्या देखते हैं कि ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। अब सघन बस्तियों में घर आस पास बने होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, व्यापक दूरी पर रहते हैं। ठीक है, व्यापक एक दूरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो अलग अलग घर आप देखते हैं वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। ठीक है,
जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर ढाल वाले क्षेत्र बनाते हैं। ये आपको सघन बस्ती का चित्र बनाया हुआ है कि सघन बस्ती क्या है। फिर ये आपको प्रकीर्णित जो बस्ती है उसको दिखाया गया है, यानी कि जो विरल बस्तियाँ होती हैं उनको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, विरल बस्ती है। अब हम देखते हैं प्रकीर्णित बस्ती है, प्रकीर्ण बस्ती है। अब आगे देखते हैं कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार, ठीक है, मिट्टी की मोटी दीवार वाले ये लोग घर बनाते हैं। और क्या देखते हैं कि जिनके छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण यानी कि जो आपके ये टहनी होते हैं उनसे ये सब बनाए जाते हैं, उनका उपयोग करके बनाए जाते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। ठीक है, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय लोग क्या करते हैं, नगरीय क्षेत्र के लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों और आप जो शहर हैं बड़े बड़े उनके बारे में सोचिए, यानी कि जो बड़े बड़े नगर होते हैं वहां पर घरों के बनावट किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, वहां पे घर क्या होते हैं, कंक्रीट और पत्थर से मजबूत बनाए जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि परिवहन क्या है, परिवहन किस प्रकार से विकसित हुआ है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन का साधन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का एक साधन होता है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, पशुओं का उपयोग करते थे ले जाने के लिए। उसमें क्या होता था, समय बहुत ज़्यादा लगता था। उसके बाद क्या हुआ, पहिए की खोज हुई, फिर उसके बाद नए नए तरह से परिवहन विकसित हुए। फिर आप देखेंगे कि भाप इंजन, स्टीम इंजन वगैरह का विकास हुआ। फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया, उसने उसको स्थान को क्या किया, चेंज किया, उसके स्थान को लिया और आगे चल करके वायुयान और समुद्री जो जहाज है उनका विकास हुआ और लोग अपना परिवहन सुगमता से करने लगे। अब हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में बहुत सारे, मतलब आप ये जो दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र हैं वहां पर क्या होते हैं कि लामा का उपयोग इसी तरह से किया जाता है जैसे कि तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है माल की ढुलाई के लिए, सामान की ढुलाई के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है कि परिवहन हमारा विकसित हो गया। ठीक है, परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। क्या है, ये सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है एवं वायु मार्ग है। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 हमारे साधन हैं। अब क्या आप जानते हैं, भारत के अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। ठीक है, भारत में क्या है, अनेक मतलब नेशनल हाईवे हैं। फिर जो राज्य मार्ग हैं यानी कि राज्यों में जो राज्य स्तरीय यानी कि सड़कें होती हैं वो हैं। फिर क्या देखते हैं कि भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है, यानी कि अब हो रहा है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यह क्या है, एक ऐसी परियोजना है जो चारों जो हमारे महानगर हैं उनको जोड़ने के लिए इसको तैयार किया गया है। चारों महानगरों को इसको सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसको हम बोलते हैं स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि जो परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग, इसमें से सड़क मार्ग को हम देखते हैं। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। ठीक है, अब सड़कें कच्ची पक्की हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्र में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो मैदानी भाग है वहाँ पर क्या है, सड़कों का एक घना जाल बिछा हुआ है, यानी कि वहां पर ज्यादा मात्रा में सड़कें हैं। अब जो देखते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं वहां पे क्या है, सड़क कम है। मरुस्थल, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हैं, लेकिन वहां पर इनका क्या है, जो विस्तार है वह कम है। अब हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। जो हमारा मनाली लेह राजमार्ग है वह क्या है, विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अब भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहा जाता है, यानी कि उनको हम सबवे कहते हैं। ठीक है, फ्लाई ओवर ये क्या करते हैं, उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर क्या होते हैं, यानी कि कोई संरचना है, यानी कि पहले से कोई सड़क है, आप उसके ऊपर कोई सड़क बना दिया आपने, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाईओवर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, एक सड़क के ऊपर या किसी एक मार्ग के ऊपर आपने दूसरे मार्ग को बना दिया, इसको हम फ्लाईओवर कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं, रेल मार्ग को। ठीक है, तो रेल मार्ग क्या है कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं,
की सुगमता से और कम खर्च पर और तीव्रता से क्या करते हैं, ये आवागमन का हमारा साधन है और माल ढुलाई का भी बहुत बड़ा साधन है। अब वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। क्या की है, इसमें तीव्रता लाने का एक मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो जो वाष्प इंजन की खोज हुई थी और जो औद्योगिक क्रांति का, ये सभी क्या बने, एक द्योतक बने। ठीक है, अब डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों को क्या किया, स्थान उनका ले लिया। उसके बाद सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। ठीक है, अब तो बुलेट ट्रेन भी आ गई हैं जो कि बहुत तीव्रता से क्या करती हैं, आवागमन का हमारा साधन बन गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, यानी कि जो जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है, यानी कि ये जो रेलगाड़ी चलती है वह कहाँ तक चलती है, किस ऊंचाई तक चलती है, तो 5072 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। जो कि क्या होता है, आप यह देखते हैं कि 5000 मीटर बहुत सारी ऐसी जो पर्वत की चोटियां होती हैं उनकी ऊंचाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं कि कितना हमने रेल मार्ग में विकास किया है। ये जो जायनिंग से लहासा, कितना ये विश्व का जो रेल मार्ग है और रेल जो उद्योग है वह कितना विकसित हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से वैश्विक रेल उद्योग और जो इनके मार्ग हैं वो बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, बहुत ये लंबे होते हैं और ये इतनी ऊंचाई पर चलना रेल का, यानी कि समझ सकते हैं कि कितना विकास रेल मार्ग में विश्व ने किया है। अब हम देखते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, क्या आप जानते हैं, हमें ये भी है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, यानी कि इससे ज़्यादा लंबा रेल मार्ग अभी नहीं बना है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, यह कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये जो पश्चिमी रूस है उसके सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये इसका नक्शा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मैप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है, अब यहाँ से ये व्लादिवोस्टोक तक यानी कि यहाँ तक आता है। ठीक है, ये बहुत लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जल मार्ग क्या है। तो यह क्या होता है कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री जल मार्ग। ठीक है, अंतर्देशीय माने ये अपने देश के अंदर ही क्या करते हैं, माल ढुलाई का कार्य करते हैं, इसमें काम होता है। अब नव्या नदियों एवं झीलों का उपयोग क्या किया जाता है, अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, ये हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील, ये सभी क्या करते हैं, ये अंतर्देशीय जल मार्ग के ये उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि समुद्री एवं महासागरीय मार्ग हैं, इनका उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये मार्ग जो पोर्ट होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पोत हैं। ठीक है, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये सभी क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। अब हम क्या देखते हैं कि और क्या, यानी कि वायु मार्ग, और ये जो आप आवागमन के साधन के रूप में इसको देखते हैं, इसमें वायु मार्ग आता है। अब 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ठीक है, अब ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। अब वायु यातायात खराब मौसम जैसे कुहरे एवं तूफान में कुप्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि इसमें बाधित होता है, बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है कुहरा में। ठीक है, अब यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है
कि बहुत ही दुर्गम और दुरूह रास्तों पर, दुरूह जगहों पर यह पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्या होता है, उस जगह पर पहुंच बनाया जा सकता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये सभी साधन हैं। अब संचार क्या है, ठीक है, संचार को देखते हैं कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की क्रिया है। ठीक है, क्या है, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। ठीक है, इसने क्या हुआ है, मानव ने बहुत ज़्यादा विकास किया है हर क्षेत्र में, तो उसमें संचार भी आता है जिसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। संचार के क्षेत्र में विकास में क्या होता है, विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। ठीक है, सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। ठीक है, सैटेलाइट से संचार की में तीव्रता ही है। सैटेलाइट यानी कि जो छोड़े गए हैं पृथ्वी से, ये सभी क्या करते हैं, संचार में तीव्रता का माध्यम बने हैं, तीव्रता का एक परिचायक बने हैं। इनके द्वारा सटीक और एक तेज हम संचार व्यवस्था को डेवलप कर पाए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समुद्री यानी कि जो पोताश्रय हैं वहाँ से ये आवागमन का साधन होता है, फिर ये हवाई मार्ग है उससे होता है। तो सभी देश और महादेश कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लैक डॉट है वह प्रमुख है समुद्र और हवाई पतन। ठीक है, प्रमुख समुद्र और हवाई पतन है। जो आप रेड लाइन देख रहे हैं वह क्या है, वायु मार्ग है, और जो डॉट डॉट देख रहे हैं ब्लू कलर के वो क्या है, ये है जल मार्ग। तो जल मार्ग और आप वायु मार्ग को देख सकते हैं, जो डॉट डॉट है वो क्या है, प्रमुख समुद्र और हवाई पतन है। तो आप यह लॉस एंजलिस को देख सकते हैं। ठीक है, यह अमेरिका का लॉस एंजलिस है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो सेंटियागो यहाँ से जुड़ा हुआ है, दक्षिण अमेरिकी जो देश है यहाँ से, ये हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो आप देखते हैं बहुत सारे इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जल मार्ग से कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो ये ब्यूनस आयर्स है, इससे ये सभी, ये आप तटीय जो इलाके हैं यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जुड़े हुए हैं ज़्यादातर इस रूप में जल मार्ग से एक दूसरे से। ठीक है, और जो महाद्वीप जुड़े हुए हैं वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे न्यूयॉर्क से देख सकते हैं कि ये जिब्राल्टर, लिस्बन यानी कि आप जो एरिया हैं उनको देख सकते हैं किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यूरोप से, अफ्रीका में सब देश क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं वायु मार्ग से और जल मार्ग से। ठीक है, इस प्रकार से ही ये कनेक्टेड है संचार के भी व्यवस्थाओं से। ठीक है, तो इनको आप देखते चलेंगे। अब आपने बहुत ही बारीकी से इस पूरे चैप्टर को देखा है, समझा है और अध्ययन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।